एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे, जहां पर हमने बिंदुसार तक कंप्लीट कर लिया था। वैसे तो ये वीडियो आपकी कल आनी थी, लेकिन इसमें थोड़ा वॉइस इशू हो गया था, जिसकी वजह से मैंने इसे अपलोड नहीं किया था, इसलिए ये एक दिन डिले हो गई है। तो आज हम पढ़ेंगे अशोक महान के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर अशोक महान के पिता की बात की जाए तो आप सबको आइडिया लग गया होगा कि इसके पिता कौन थे। बिंदुसार। और माता की बात की जाए तो अशोक महान की माता का नाम था सुभ्रधांगी। और इनको ही कहा जाता था धम्मा या फिर वन देवी। धम्मा और वन देवी भी इनका ही नाम था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अशोक ने क्या किया था, अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी, यानी कि उत्तराधिकार युद्ध उसने लड़ा था पूरे 4 वर्ष तक। और ये किस में लिखा गया है? सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार। और उसमें 2 ग्रंथ हैं, एक का नाम है दीपवंश, दूसरे का नाम है महावंश। और सिंहली किसको कहा गया है? श्रीलंका को। श्रीलंका को उस वक्त क्या कहा जाता था? सिंहली कहा जाता था। और ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक का नाम है दीपवंश, दूसरे का नाम है महावंश। तो इन ग्रंथों में ये वर्णन किया गया है कि अशोक ने पूरे 4 वर्ष तक उत्तराधिकार युद्ध लड़ा। ठीक है, अपने पिता की मृत्यु के बाद। उसके बाद इसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी, तब जाकर ये राजगद्दी पर बैठा। और उसके बाद इसने अपना क्या कराया था? विधिवत राज्याभिषेक कराया था। और इसने अपना राज्याभिषेक कराया था 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो कहा जाता है कि राज्याभिषेक से पहले जो अशोक था वो अवंती का राज्यपाल था। और इसने इससे पहले ही नेपाल और खस जो राज्य थे वहाँ पर ऑलरेडी ये विजय प्राप्त कर चुका था। तो इसको इस वजह से ही इसका जो नेचर उस टाइम पर था, इसका किस तरीके का था इसका व्यवहार, ये काफ़ी क्रूर शासक माना जाता था यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद इसको क्या कहा जाता था? चांडाशोक और कामाशोक भी इसको ही कहा जाता था। ठीक है, चांडाशोक क्यों कहा जाता था? क्योंकि मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था। इसी तरीके से जब अपने 99 भाइयों की हत्या कर सकता है तो आप लगा लीजिए कि कितना ज़्यादा ये क्रूर रहा होगा। कामाशोक की बात की जाए तो इसने बहुत ज़्यादा विवाह किए थे, इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? कामाशोक किया कहा जाता है। ठीक है, तो जब इसने अपना राज्याभिषेक करवा लिया था, यानी कि 269 ईसा पूर्व की बात है, उसके 8 वर्ष के बाद इसने एक युद्ध लड़ा था जिसको कहा गया कलिंग का युद्ध। ठीक है, और कलिंग का युद्ध इसने कब लड़ा था? ये लड़ा था इसने 261 ईसा पूर्व। ठीक है, और अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। तो इस कलिंग के युद्ध के बाद ही कहा जाता है कि अशोक का जो है वो हृदय परिवर्तन हो गया था। और वो क्यों हो गया था? क्योंकि इस कलिंग के युद्ध में बहुत से सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। लगभग 1.5 लाख सैनिकों को इन लोगों ने क्या किया था? बंदी बनाया गया था। और बहुत ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई थी, जिसको देखकर अशोक का जो हृदय था वो परिवर्तन हो गया था। और इसने इसके बाद प्रण लिया था कि अब से मैं कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा, और क्या करूँगा, मेरे जो भी पौत्र या फिर पुत्र या फिर जो भी मेरे पौत्र होंगे वो भी अब कोई भी युद्ध नहीं लड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे? शांति की तरफ जाएंगे। और यहीं से इसने रण घोष की नीति को बदलकर धम्म घोष की नीति को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, रण घोष और धम्म घोष। रण घोष कहा जाता है युद्ध की नीति को, और धम्म घोष कहा जाता है धर्म की नीति को। ठीक है, तो रणघोष छोड़कर इसने धर्म की नीति अपना ली थी। और इसके बाद ही इसने बौद्ध धर्म का ये उपासक बन गया था। बौद्ध धर्म का उपासक ये इसी युद्ध के बाद बना था। ठीक है, तो इसके बाद इसके शिलालेख में बहुत सा वर्णन मिलता है। जैसा कि इसके प्रथम जो शिलालेख है उसमें वर्णन किया गया है कि अशोक ने इसके बाद जो पशु बलि थी उस पर भी इसने रोक लगा ली थी। इसके साथ ही साथ इसने चिकित्सालय भी बनवाए थे, और मनुष्यों के लिए ही नहीं, इसने पशुओं के लिए भी चिकित्सालय बनवा लिए थे।
पेड़ जो इसने लगवाए थे, रोड के किनारे इसने पेड़ लगवाए थे और बहुत छायादार इसने पेड़ लगवाए थे। ठीक है, तो ये सारा वर्णन इसके शिलालेख में मिलता है, जो आपका ल्यूसेंट में भी मिल जाएगा, उसको आप वहाँ पर एक बार देख ज़रूर लेना। ठीक है, इसके साथ ही इसके दूसरे और 7वें शिलालेख में वर्णन मिलता है धम्म का, दूसरे और 7वें शिलालेख में। इसमें धम्म का इसने क्या किया है, वर्णन किया है, धम्म का इसने नियम दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किस शिलालेख में जो है धम्म का नियम दिया है, या फिर धम्म किसने घोषणा की है, वो किस में की है, दूसरे और 7वें शिलालेख में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या नोट करना है, जो कल्हण की राजतरंगिणी है, इसको इतना इसी तरीके से नोट कर लेना जैसा मैं बोल रही हूँ उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कल्हण की जो राजतरंगिणी है उसमें वर्णन मिलता है कि जो अशोक था, इसने झेलम नदी के तट पर श्रीनगर नामक नगर की स्थापना करवाई थी। और कल्हण की जो राजतरंगिणी है, इसको भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। ये क्वेश्चन फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ। और ये कौन सा है, कल्हण की राजतरंगिणी। ठीक है, इसको ऐतिहासिक ग्रंथ क्यों कहा गया है, क्योंकि जो राजतरंगिणी कल्हण द्वारा लिखी गई है, इसमें जो है क्रमबद्ध रूप से इतिहास का वर्णन मिलता है। इससे पहले आप कुछ भी उठाकर देखेंगे उसमें क्रम से नहीं दिया है, लेकिन राजतरंगिणी में क्रमबद्ध रूप से इसका वर्णन किया है इतिहास का। और राजतरंगिणी से हमें किसका इतिहास पता चलता है, कश्मीर का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, कश्मीर का इतिहास का इसमें वर्णन है, कश्मीर का इतिहास। ठीक है, इसके साथ ही श्रीनगर नगर की स्थापना ये भी किसने कराई थी, अशोक ने। ठीक, तो जब अब अशोक ने जो है धर्म की नीति अपना ली थी, तो इसके बाद इसने क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना भी शुरू कर दिया। और ये ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपनी बात पहुंचाई थी। ठीक है, तो ये भी आपको नोट करना है कि अशोक ने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपनी बात पहुंचाई थी। और इससे पहले ऐसा कोई भी शासक नहीं था जिसने अभिलेखों के द्वारा अपनी बात को जनता तक पहुंचाया होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अभिलेखों के द्वारा किसने बात अपनी जो है लोगों तक यानी जनता तक पहुंचाई थी, तो वो कौन था, अशोक था। और इसने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भी भेजा था। और इसके पुत्र का क्या नाम था, महेंद्र, और पुत्री का नाम था संघमित्रा। ठीक है, इन दोनों को इसने कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। और किस लिए भेजा था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और कहा जाता है जो बोधि वृक्ष था उसकी एक कली काटकर इसने श्रीलंका भेजी थी, और वहाँ पर वो कली लगाई गई है, और आज भी वो बोधि वृक्ष श्रीलंका में भी है। ठीक है, ये इसके बारे में कहा जाता है। इसके अलावा इसने कुछ अधिकारियों को भी भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, और उन अधिकारियों को कहा जाता है धम्म महात्म। ठीक है, धम्म महात्म। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि धम्म महात्म किसको कहा जाता है, तो ये वो अधिकारी होते हैं जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अन्य राज्यों या फिर अन्य देशों में जाते थे। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से लिख लेना, वो अधिकारी जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अन्य देशों या फिर अन्य राज्यों में जाते थे, उसको पद दिया गया था धम्म महात्म का। और ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है यहाँ से कि जो आपका अशोक था उसको बौद्ध धर्म की शिक्षा किसके द्वारा दी गई थी। तो सबसे पहले जो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई थी वो एक भिक्षुक था, उसका नाम था निग्रोध। ठीक है, निग्रोध इसके द्वारा दी गई थी, और इसके बाद इसको दी गई थी उपगुप्त के द्वारा। ठीक है, तो आपकी ल्यूसेंट जो है उसमें सिर्फ उपगुप्त लिखा हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। निग्रोध आए तो निग्रोध आपको टिक करना है, उपगुप्त आए तो उपगुप्त टिक करना है। और इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये एक भिक्षुक था, तो जैसे भिक्षुक लोग आते हैं, बहुत बार आप लोगों ने भी देखा होगा हमारे घरों में आते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें बता भी जाते हैं, तो इसी तरीके से निग्रोध ने भी इसको दी थी। और उसके बाद जो इसने अच्छे से प्रॉपरली ली थी शिक्षा बौद्ध धर्म की, वो ली थी उपगुप्त से। ठीक है, तो दोनों में से जिसका भी नाम आएगा आपको ध्यान रखना है कि दी दोनों ने ही थी और माने दोनों
दोनों ही जाते हैं, लेकिन ल्यूसेंट में आपका उपगुप्त दिया हुआ है, तो उपगुप्त का भी आपको यहाँ पर ज़्यादा उपगुप्त की तरफ ही आपको जाना है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि अब यहाँ पर अशोक के नाम भी कुछ रखे गए थे जब इसने अपना पूरा का पूरा जो जीवन था वो बदल दिया था, हृदय इसने चेंज कर लिया था। तो एक तो इसका कहा जाता था प्रियदर्शी और दूसरा इसको कहा जाता था देवना प्रिय। और देवना प्रिय, और इन नामों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है अशोक के लिए? इसके अभिलेखों में। ठीक है, इसके अलावा अगर पुराणों में आपसे पूछा जाए कि पुराणों में अशोक को किस नाम से पुकारा गया था, तो अशोक वर्धन के नाम से इसको पुराणों में पुकारा गया था। ठीक है, पुराणों में अगर आपसे पूछता है तो पुराणों में आपको ध्यान रखना है अशोक वर्धन, अशोक वर्धन। लेकिन कुछ ऐसे अभिलेख भी थे जिसमें इसका नाम अशोक था, और वो कौन से अभिलेख थे? एक का नाम है मास्की, दूसरा है नुट्टूर और तीसरा है उदय गोनम। ये अभिलेख है इसके। ठीक है, मास्की, नुट्टूर और उदय गोनम। और उदय गोनम कहा जाता है वर्तमान जो कर्नाटक है उसके लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये सारे इसके अभिलेख हैं जिसमें इसका नाम क्या बताया गया है? अशोक बताया गया है। इनका आपको नाम याद होना चाहिए, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका नाम है शत सहस्त्र, और शत सहस्त्र का यहाँ पर किससे इसको बोला जाता है? इसको बोला जाता है कलिंग युद्ध से। ठीक है, अगर पूछा जाए कि शत सहस्त्र किसको कहा गया है, तो ये कहा गया है कलिंग युद्ध को। और शत सहस्त्र कहा गया है कलिंग युद्ध को, कलिंग युद्ध को, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर राजदूत कौन आया था, यानी कि अशोक के टाइम पर, अशोक के समय पर यहाँ पर एक राजदूत भेजा गया था जो मिस्र से भेजा गया था, मिस्र के राजा फिलाडेल्फस के द्वारा, और उसका नाम था डियानीसियस। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना, राजदूत यहाँ पर आया था, उसका नाम था डियानीसियस। और इस डियानीसियस को यहाँ पर किसने भेजा था? इसको मिस्र का एक राजा था फिलाडेल्फस, फिलाडेल्फस के द्वारा। ठीक है, इसको यहाँ पर भेजा गया था। इससे थोड़ा पहले जाएं तो बिंदुसार के टाइम पर कौन आया था? डायमेकस आया था बिंदुसार के टाइम पर। और चंद्रगुप्त की बात की जाए तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के टाइम पर आया था। तो इन तीनों के आपको नाम यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है अशोक के अभिलेख। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम अभिलेखों की। तो सबसे पहले अगर खोज की बात की जाए कि इसके अभिलेखों की खोज कब की गई थी, तो 1750 ईस्वी में जो है इसके अभिलेखों की खोज की गई थी। और खोज किसके द्वारा की गई थी? पादरेही फैंथलर के द्वारा। ईस्वी हो गया था, ठीक है, ईसा पूर्व से, और पादरेही फैंथलर के द्वारा। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा अभिलेख खोजा गया था, तो दिल्ली मेरठ अभिलेख जो था वो सबसे पहले खोजा गया था, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज सबसे पहले हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आखिर इन अभिलेखों को पढ़ा किसने सबसे पहले था, क्योंकि सारे अलग अलग किसमें लिपि में लिखे गए थे, तो किसी न किसी ने तो इसको पढ़ा होगा। तो इसको 1837 में जेम्स फ्रिंसेफ ने पढ़ा था। ठीक है, 1837 में जेम्स फ्रिंसेफ। और कौन सा अभिलेख इसने सबसे पहले पढ़ा था? इसने पढ़ा था दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा अभिलेख। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या लिखना है कि ये जो अभिलेख थे किस लिपि में थे, तो 4 लिपियों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जिसमें सबसे पहली है ब्राह्मी, दूसरी है खरोष्टी, तीसरा है ग्रीक और चौथी है अरमाइक। ठीक है, तो लिपि अगर आपसे पूछी जाए तो सबसे पहली लिपि है ब्राह्मी, दूसरी लिपि है खरोष्टी,
ग्रीक और अरमाइक। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जो ग्रीक और अरमाइक है ये यूनानी में लिखी गई है, और जो आपकी खरोष्टी लिपि है ये लिखी गई है दाएं से बाएं। ठीक है, वहीं अगर ब्राह्मी आपसे पूछी जाए कि कैसे लिखी है, तो ये लिखी है बाएं से दाएं। तो ये भी आपको लिपियों के बारे में पता होना चाहिए। 4 लिपियां हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ठीक है, इसके बाद अगर भाषा आपसे पूछी जाए कि किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो भाषा कौन सी थी, प्राकृत भाषा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको बेसिक इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अभिलेख कितने प्रकार के थे। ठीक है, तो अभिलेख जो थे इसको नोट कर लेना। अभिलेख थे यहाँ पर 3 प्रकार के, और उसको अब हम देख लेते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला आपका है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, और तीसरा है गुहालेख। ठीक है, जो आपके शिलालेख हैं इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है वृहद शिलालेख और दूसरा है लघु शिलालेख। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वृहद शिलालेखों की कितनी संख्या थी, तो इसमें वृहद शिलालेखों की संख्या थी 14। वहीं लघु शिलालेख फिक्स नहीं है कि कितने मिले हैं। ठीक है, अब बात करें शिलालेख की कि शिलालेख आखिर होता क्या है और किस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो जो भी एक पत्थर होता था उस टाइम पर, उसको एक तरफ से प्लेन किया जाता था और फिर उस पत्थर पे लिखा जाता था। तो आप लगा लीजिए कि इस तरीके से प्लेन कर लिया जाता था और इस पर ऐसे लाइन्स लिखी जाती थी, और इस हर एक लाइन क्या होती थी, इसको एक शिलालेख कहा जाता था। तो इसी तरीके से कितने शिलालेख हुए हैं, 14 शिलालेख हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से जो लिखे जाते थे इसको शिलालेख कहा जाता था। अब अगर स्तंभ लेख की बात की जाए, तो स्तंभ लेख भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये भी वृहद स्तंभ लेख होते हैं और लघु स्तंभ लेख होते हैं। ठीक है, वृहद स्तंभ लेख की बात की जाए तो यहाँ पर वृहद स्तंभ लेख कितने हैं, 7, और लघु स्तंभ लेख भी यहाँ पर फिक्स नहीं है। ठीक है, अब स्तंभ लेख किसको कहा जाता है, थोड़ा सा ये देख लीजिए। इस तरीके की जो एक आकृति होती है, कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, इसको कहा जाता है स्तंभ लेख। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या होती थी, जानवर की आकृति होती थी, और ये होता था आवागमुखी कमल। आवागमुखी कमल कहा जाता है जो उल्टा कमल होता है, यानी उल्टा कमल। इसको अगर आप ऐसे रखेंगे तो कमल का फूल उल्टा सा लगता था, इसको कहा जाता है आवागमुखी कमल, और इसको कहा जाता है लाट। इस तरीके का आपका स्तंभ लेख हुआ करता था, जिसमें स्तंभ जो लिखे जाते थे इस तरीके से लाइंस में लिखे जाते थे। ठीक है, और ये जो आपका पत्थर होता था जिस पे ये बना होता था, ये चमकदार, बहुत ज़्यादा चमकदार पत्थर होता था, और ये चमकदार पत्थर कहाँ से लिया गया था, यूपी से लिया गया था। तो इसको कहा जाता है स्तंभ लेख। वही गुहा लेख की बात की जाए तो गुहा लेख का मतलब होता है गुफाओं पर जो लेख लिखे जाते हैं। इस तरीके की जब आपकी गुफा होती है तो यहाँ पर 1 या 2 लाइन लिखी जाती थी, इसको कहा जाता था गुहा लेख। ठीक है, और गुहा लेख यानी कि कुछ गुफाओं का जो है, कुछ गुफाएं अशोक ने भी बनवाई हैं, उनके आपको नाम लिख लेने हैं। सबसे पहला है कर्ज, दूसरा है चौपार, कर्ज गुफा, दूसरी है चौपार, तीसरी है सुदामा, और चौथी है विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी। तो इन चारों गुफाओं का भी आपको नाम एक बार देख जरूर लेना है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है आपके शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख में। तो इस यहाँ पर अगर पूछा जाए शिलालेख कितने मिले हैं, तो वृहद शिलालेख 14 मिले हैं, वृहद स्तंभ लेख 7 मिले हैं। वहीं गुहालेख जो है, यहाँ पर 4 गुफाएं थी, कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। इसके बाद आप लिख लेते हैं कि जो वृहद शिलालेख हैं वो कौन कौन से हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप ऐसे ही नोट कर लेना, समझने में ईजी रहता है। ठीक है, अब आपको हेडिंग डालनी है वृहद शिलालेख। इसमें सबसे पहला लिखना है शहबाजगढ़ी, दूसरा है मनसहरा, तीसरा है कालसी,
चौथा है सोपार, पांचवा है एर्रेगुड़ी, जोगड़, गिरनार और धौली। धौली, ठीक है। ये आपके 8 शिलालेख हैं। अब इसमें क्या देखना है, कौन सा कहाँ से मिला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं शहबाजगढ़ी और मनसहरा की। तो ये दोनों मिले हैं पाकिस्तान से, ठीक है। उसके बाद जो ये सारे के सारे हैं आपके धौली तक, ये सारे भारत से मिले हैं, जिनमें कालसी आप सबको पता है ये उत्तराखंड के देहरादून से मिला है। सोपार महाराष्ट्र से, एर्रेगुड़ी आंध्र प्रदेश से, और जोगड़ आपका उड़ीसा से, गिरनार गुजरात से, और धौली भी आपका कहाँ से है, उड़ीसा से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा किस लिपि में है। तो सबसे पहले अगर हम शहबाजगढ़ी और मनसहरा की बात करें तो ये दोनों के दोनों किस लिपि में है, खरोष्टी में, खरोष्टी, ठीक है। बाकी ये सारे के सारे किस में है, ब्राह्मी लिपि में है, सिर्फ आंध्र ये आपका एर्रेगुड़ी को छोड़ के, और ये एर्रेगुड़ी है ब्रुस्टन फेदन लिपि में, ब्रुस्टन फेदन, ठीक है। और बाकी किस में है, सारे के सारे ये इसको छोड़ के, ठीक है। और ये सारे के सारे किस में है, ब्राह्मी में, ठीक। तो ये आप किसी तरीके से इसको आप एक ही में नोट करना, मेरे पास स्पेस कम था इसलिए दोनों मैंने यहाँ लिखे हैं। इसी तरीके से इसे नोट कर लेना, खरोष्टी याद रखना, ब्राह्मी याद रखना, और सिर्फ ये एर्रेगुड़ी है ये किस में है, ब्रुस्टन फेदन लिपि में, ठीक। और बाकी इनकी जगह याद रखना। इसके बाद अब बात कर लेते हैं स्तंभ लेख की, इसको आप ऐसे ही नोट कर लेना। स्तंभ लेख, और उसमें भी हम पहले देखेंगे बृहद स्तंभ, बृहद स्तंभ लेख, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है आपका दिल्ली मेरठ, दूसरा है दिल्ली टोपरा, तीसरा है लोरिया अर्रेराज, चौथा है लोरिया लंदनगढ़, नंदनगढ़, पांचवा है आपका राजपुरवा, और छठवा है यहाँ पर प्रयाग कौशाम्बी, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे बृहद स्तंभ लेख हैं। इसमें जो फ्रंट में आप ये देख रहे हैं ये इनकी वर्तमान पोजीशन है। जो ये नेक्स्ट आप देख रहे हैं अंतिम वाला, ये क्या है, इनकी पहले की पोजीशन है, पहले ये कहाँ पर थे, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों की बात करेंगे, दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा, इन दोनों को मेरठ से दिल्ली कौन लेकर आया था, वो लेकर आया था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको मेरठ से दिल्ली गढ़ाया गया और इसको टोपरा से दिल्ली गढ़ाया गया। इसको आप आगे ऐसे ही लिख लेना, ठीक है, ठीक है। इन दोनों की, इन तीनों की बात करें, आपका लौरिया अर्राज, लौरिया नंदनगढ़ और राजपुरवा की, तो ये तीनों के तीनों कहाँ हैं, बिहार के चंपारण में, चंपारण में, ठीक है। और लास्ट का जो आपका प्रयाग कौशाम्बी है, प्रयाग कौशाम्बी को अकबर इसको कहाँ लेकर गया था, इलाहाबाद में इसको क्या किया गया था, अकबर द्वारा इसको गढ़वाया गया था, ठीक है, अकबर द्वारा इलाहाबाद में गढ़वाया गया, ठीक है। तो इतनी बातें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। स्थान कौन कौन से हैं और किसने इसको कहाँ स्थानांतरित किया था, कहाँ पर गढ़वाया था, ये इसके बारे में पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ लघु स्तंभ लेख की। इसको आप ऐसे ही नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लघु स्तंभ लेख की। लघु स्तंभ लेख,
लघु स्तंभ लेख में सबसे पहला है आपका सांची, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है रुमनदेई, ठीक है, चौथा है कौशाम्बी और पांचवा है निगला सागरी, निगला सागरी, ठीक है। अब इसके स्थान की बात करें तो सांची का आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सांची अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर है, एमपी में है। वहीं सारनाथ की बात की जाए तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, ठीक है। और कौशाम्बी की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो कौशाम्बी भी आपका कहाँ पर है, ये भी यूपी में है, लेकिन ये दोनों आपका रुमनदेई और निगला सागरी ये दोनों कहाँ पर है, नेपाल में। और कौशाम्बी भी कहाँ पर है, यूपी में है, तो इसकी स्थिति आपको पता होनी चाहिए। अब अगर सारनाथ के बारे में बात की जाए तो सारनाथ आप सबको ही पता है, जो आधुनिक भारत का प्रतीक चिन्ह है वो कहाँ से लिया है, सारनाथ से ही लिया गया है, ठीक है। इसमें 4 सिंह हैं जो कि चारों दिशाओं में इनका मुंह रहता है, ठीक। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए अन्य कौन कौन से जानवर हैं तो एक हाथी है, एक बैल है और तीसरा यहाँ पर घोड़ा है, ठीक है। अन्य जानवर इसमें आप लिख लीजिए, हाथी, बैल और घोड़ा और सिंह तो है, ठीक है, वो तो याद ही रखना है। इसके बाद इसमें अगर तीलियों की बात की जाए तो 32 इसमें तीलियां हैं, लेकिन हमारे प्रतीक चिन्ह में कितनी तीलियां ली गई हैं, 24 ली गई हैं। इसमें कितनी हैं, 32 हैं, लेकिन प्रतीक चिन्ह में ली गई हैं 24 तीलियां। और ये 24 तीलियां किसका प्रतीक है, 24 घंटे का ये प्रतीक है, ठीक है, 24 आवर्स का। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में कम से कम यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रशासनिक शासन प्रशासन की, क्या कि शासन प्रशासन इनका कैसा था, इसको आप ऐसे ही नोट कर लेना, ठीक है। अब अंत में हेडिंग डालिए शासन प्रशासन, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे बेसिकली किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि शासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे या फिर उसका मुखिया क्या था, इस तरीके के नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शासन की सबसे छोटी इकाई अगर पूछी जाए आपसे तो वो होती थी ग्राम, और ग्राम का मुखिया कहा जाता था ग्रामीक, तो ये आपको पता होनी चाहिए। शासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी, ग्राम, और ग्राम के मुखिया को कहते थे ग्रामीक, ठीक है। अब जो प्रांत थे वो कितने भागों में बटे थे, तो प्रांत यहाँ पर 5 भागों में बटे थे और उसको कहा जाता था चक्र। प्रांतों की संख्या कितनी थी, 5, और इसको क्या कहा जाता था, चक्र, ठीक है। और इस प्रांत का जो प्रशासक था यानी कि इसको जो रेख देख करता था उसको कहा जाता था कुमार या फिर राष्ट्रिक, ठीक है, क्या कहा जाता था, कुमार या राष्ट्रिक, ठीक। तो ये किसके लिए कहा गया था, प्रांतों का जो प्रशासन देखता था, ठीक है। इसके साथ ही बिक्री कर यहाँ पर लिया जाता था, और जो लिया जाता है मूल्य का 10वां भाग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग, और जो भी ये कर नहीं देता था या इस कर को देने से बचना चाहता था उसको मृत्युदंड भी यहाँ पर दिया जाता था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, उसको कहा जाता है एग्रोनोमाई, और एग्रोनोमाई कहा गया है, एग्रोनोमाई ये मार्ग का जो निर्माण यानी कि रास्ते का निर्माण जो करवाता था उसके लिए कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, युद्ध क्षेत्र में जो सेना का नेतृत्व करता था उसको नायक कहा जाता था, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रही हूँ, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व जो करता था उसको क्या कहा जाता था, नायक कहा जाता था, ठीक है। और सेना का सबसे जो बड़ा अधिकारी होता था उसको कहा जाता था सेनापति,
ठीक है, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, ठीक है, सेनापति उसे कहा जाता था। इसके बाद जो आपकी अर्थशास्त्र बुक है उसमें गुप्तचर के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है, उसको कहा गया है गूढ़ पुरुष। ठीक है, तो अर्थशास्त्र जो बुक है उसमें गुप्तचर के लिए कहा गया है गूढ़ पुरुष। ठीक है, और जो यहाँ पर सरकारी भूमि होती थी उसको कहा जाता था सीता भूमि, सरकारी भूमि को। ठीक है, इसको कहा जाता था सीता भूमि। और जिस भूमि में बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो जाती थी उसको कहा जाता था आदेव मात्रक। क्या कहा जाता था? आदेव मात्रक। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको इसके शासन प्रशासन के बारे में पता होनी चाहिए। अब बात आती है कि जो आपका भागवत है उसमें कहा गया है कि कितने राजाओं ने यहाँ पर टोटल शासन किया है, 10 राजाओं ने। लेकिन अगर आप वायु पुराण के माध्यम से देखेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है कि टोटल 9 राजा हुए थे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भागवत के अनुसार कितने यहाँ पर शासक हुए हैं तो 10 शासक भागवत में लिखा गया है। वहीं अगर वायु पुराण की बात की जाए तो वायु पुराण में कितने शासकों का वर्णन है? यहाँ पर 9 शासकों का। ये भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि इसका आखिर अंतिम शासक कौन था, यानी कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो उसका नाम था बृहदत्त। अंतिम शासक, और इसका नाम था बृहद्रथ। ठीक है, और इसने कब तक शासन किया था? 185 ईसा पूर्व तक। ठीक, तो ये जो बृहद्रथ है इसकी हत्या की गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, जो कि इसका सेनापति था। ठीक है, शुंग ने इसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद यहाँ पर क्या किया था? शुंग वंश की इसने यहाँ पर नींव डाल दी थी। तो इतना भी आपको इसके बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर कौन सा वंश चलने लगा? शुंग वंश चलने लगा। इसी के साथ मौर्य साम्राज्य आज आपका समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।